होता है जो सिविल केसेस होते हैं उसके अंदर तो क्या फ्रेम होते हैं, इश्यूज फ्रेम होते हैं। ठीक है, आपको मतलब बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ तो मैं बता ही देती हूँ। ये सिविल केसेस जो होते हैं उसमें क्या फ्रेम होते हैं, इश्यूज फ्रेम होते हैं। और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके अंदर वैसे भी हम क्या करते हैं, अक्यूज पे क्या लगाते हैं, चार्ज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चार्ज लगाते हैं। ठीक है। और आपको क्या मतलब ये लोगों को रहता है कि 173 के 2 में क्या फाइल होती है, चार्जशीट फाइल होती है पुलिस रिपोर्ट में। ठीक है, तो सबको डाउट रहता है कि मतलब जो नए हैं उनको डाउट ये रहता है कि चार्ज कौन फ्रेम करता है, पुलिस वाले फ्रेम करते हैं, नहीं चार्ज कौन फ्रेम करता है, मजिस्ट्रेट फ्रेम करते हैं। जो चार्जशीट आ रही है वो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के बाद बोल रहे हैं कि अक्यूज ने मतलब हमारे इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग, हमारे इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये ऑफेंस किया है। लेकिन जो मजिस्ट्रेट्स है, मजिस्ट्रेट आफ्टर इंक्वायरी क्या करते हैं, चार्ज को फ्रेम करते हैं कि भाई पुलिस मतलब इस पे ये अक्यूजेशन लगी है। तो चार्ज में एक चीज भी याद रखेंगे कि चार्ज क्या करता है, चार्ज एक कर्टेन है। ठीक है, क्या है, एक पर्दा है जो किसको अलग करता है, इंक्वायरी को ट्रायल से अलग करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जैसे ही चार्ज फ्रेम हो जाता है तो क्या स्टार्ट हो जाता है, ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले मजिस्ट्रेट क्या कर रहे होते हैं, उससे पहले मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहे होते हैं। एक बार और देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती है, चार्ज को कहाँ डिफाइन किया गया है, कोई बताएगा, गुरांश या कोई क्लास में है उम्मीद सर, चार्ज को कहाँ डिफाइन किया गया है। मैम वो चार्ज डिफाइंड नहीं है, बट टू बी में इंक्लूड्स लिखा हुआ है, चार्ज इंक्लूड्स वन ठीक और है, मोर देन। हाँ, देखिए दो तरीके की डेफिनेशन होती है, एक तो होती है डेफिनेशन जो क्या कर रही है, डेफिनेशन बता रही है। ठीक है, एक तो डिफाइन करती है डेफिनेशन और एक क्या बताती है, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है। जब हम सेक्शन 2B की बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, तो यहाँ पर क्या गया है, यहाँ पर चार्ज को डिफाइन नहीं किया गया है, वहां पे चार्ज को डिफाइन नहीं किया, ये दूसरी तरीके की डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन। ठीक है, तो वहां क्या कर रखा है, उधर सिर्फ ये बता रखे कि जब बहुत सारे हेड्स हो, यदि बहुत सारे डिफरेंट हेड्स हो चार्ज हो तो सारे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। लेकिन ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, तो हम एक्चुअल डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और 2B की क्या डेफिनेशन है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, सेक्शन 2B ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, चार्ज इंक्लूड्स। देखिए मैंने क्या बोला, इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि चार्ज के अंदर क्या इंक्लूड है, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ द चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन। कि क्या है कि यदि चार्ज के अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, यदि चार्ज के अंदर बहुत सारे हेड्स हैं, लाइक इसने चोरी भी करी है, इसने क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास भी किया है, तो एनी हेड ऑफ चार्ज, यहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल भी चार्ज की कैटेगरी में आएगा, हाउस ट्रेसपास किया, थेफ्ट किया, हाउस ब्रेकिंग करी, ठीक है, या कुछ भी किया, तो इसके अंदर एनी हेड ऑफ चार्ज, वर्ड क्या है कि व्हेन चार्ज इंक्लूड्स मल्टीपल हेड्स, कि व्हेन चार्ज इंक्लूड्स मोर देन वन हेड, देन एनी हेड ऑफ चार्ज क्या रहता है, चार्ज के अंदर इंक्लूड है। मतलब चार्ज के अंदर हाउस ट्रेसपास भी इंक्लूड है, थेफ्ट भी इंक्लूड है, हाउस ब्रेकिंग भी इंक्लूडेड है। लेकिन एक्यूज मतलब क्या होती है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन तो ये नहीं है, एक्चुअल डेफिनेशन तो ये नहीं है, हमें समझ में कैसे आएगा, किसी पर्सन को समझ में कैसे आएगा कि चार्ज क्या होगा। तो चार्ज क्या होता है, देखिए कोर्ट क्या करती है, इंक्वायरी करती है, कोर्ट को इंक्वायरी के बाद में उसको सुनाना पड़ता है अक्यूज को कि भाई तूने ये क्या करी है, गलती करी, तूने ये गलती करी है। तो क्या करेगा, कोर्ट क्या कर रहा है, कोई इनफॉर्मल तो अक्यूजेशन लगाएगा नहीं, मतलब उसने सोच समझने के बाद में, क्या बोला मैंने, सोच समझने के बाद में, तो वर्ड क्या लिखेंगे, फॉर्मल अक्यूजेशन। डेफिनेशन आती है मेंस में, कई बार आती है चार्ज की डेफिनेशन। तो फॉर्मल अक्यूजेशन हम को उस पे पर्सन पे क्या लगा रहे हैं, फॉर्मल अक्यूजेशन लगा रहे हैं कि भाई जो सारा मतलब ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है, मैंने वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली है, जो तेरे एक्ट को किस में कन्वर्ट करती है, ऑफेंस में कन्वर्ट करती है। तो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मल अक्यूजेशन ऑफ द कोर्ट दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज विच कुड कन्वर्ट एन एक्ट इनटू एन ऑफेंस, कि जो एक एक्ट को ऑफेंस में कन्वर्ट करती है वो कंप्लीट हो चुकी है। समझ में आई डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन मैं वापस बोल रही हूँ, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, वो एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। लेकिन चार्ज की डेफिनेशन क्या है कि फॉर्मल अक्यूजेशन, कोर्ट बोल रहा है कि तेरे ऊपर जो भी मतलब तेरे ऊपर मैं चार्ज लगा रहा हूँ कि तेरे जो मैंने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली है एक एक्ट को किस में कन्वर्ट करने के लिए, उसको ऑफेंस में कन्वर्ट करने के लिए। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब चार्ज कौन से चैप्टर में दे रखा है, चैप्टर का मुझे याद नहीं आ रहा, 211 से 224 जो सेक्शन है, चैप्टर 16 है या 17 है,
चैप्टर 17 होगा चार्ज का। चैप्टर 17 सीआरपीसी का 211 से 224 के अंदर जब हम पूरा सीआरपीसी में पढ़ते हैं तो ये वाले सेक्शंस बताते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, चार्ज का जॉइंडर कब होता है, ठीक है, और कब क्या ऑल्टरेशन ऑफ चार्ज किया जा सकता है क्या, और चार्ज के मतलब चार्ज में यदि एरर है, यदि कोई भी ओमिशन है तो उसका क्या हो सकता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है क्या, क्या सारी प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी क्या, ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगी, लेकिन चार्ज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, कंटेंट्स ऑफ चार्ज सेक्शन 211 सीआरपीसी 1973। देखिए, एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द अक्यूज इज चार्ज। चार्ज का एक फॉर्मेट हम देखेंगे। अब चार्ज के अंदर क्या क्या लिखेंगे, चार्ज के अंदर आप लिखेंगे ऑफेंस, ठीक है, मतलब स्टेट करेंगे ऑफेंस। ऐसे लिखते हैं इसके अंदर ऊपर कि अंडर सेक्शन 302 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जब हम जजमेंट बनाते हैं या चार्ज फ्रेम करते हैं तो ऐसे लिखा जाता है। तो चार्ज शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द अक्यूज इज चार्ज। यदि ऑफेंस का कुछ स्पेसिफिक नाम है, यदि ऑफेंस का कुछ स्पेसिफिक नाम है तो चार्ज के अंदर हम नीचे एक्सप्लेन क्या करते हैं, मर्डर, ऐसे नरेट करेंगे कि मर्डर किया है भाई तूने। और यदि ऑफेंस का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि ऑफेंस का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है तो क्या लिखा जाता है, तो वहां पे ऐसी ऐसी डेफिनेशन लिख दी जाती है, इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस डज नॉट गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम, सो मच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड एज टू गिव द अक्यूज नोटिस ऑफ द मैटर विथ विच ही इज चार्ज। यदि ऑफेंस का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, यदि ऑफेंस का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है तो क्या लिख दी जाएगी, उतनी डेफिनेशन लिख दी जाएगी चार्ज के अंदर जिससे अक्यूज को पता चले, जिससे अक्यूज को पता चले कि भाई उसने ऑफेंस कौन सा किया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ। क्यों लिखा हुआ है ये, क्योंकि अकेला सीआरपीसी थोड़ी, मतलब अकेला इंडियन पीनल कोड ही थोड़ी ऑफेंस बताता है, और भी कई एक्ट्स है और भी कई लॉज है जो ऑफेंस बताते हैं। तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, सेक्शन 302, सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ऑफ इंडियन पीनल कोड। लेकिन ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ आईपीसी ऑफेंस बताता है, कोई भी अदर एक्ट्स भी बता सकते हैं, लाइक SC ST एक्ट हो गए, ठीक है, और मतलब डाउरी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, तो वहां पे आपको चार्ज के अंदर लॉ एंड सेक्शन भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई किस लॉ के तहत। और ये शायद सेक्शन, इसके सब सेक्शन जब हम 214 पढ़ेंगे वहां पे भी लिखा हुआ है कि द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन इन द चार्ज। सबसे पहले हमने क्या करा, इस ऑफेंस लिखा, ऑफेंस का पर्टिकुलर नाम है तो पर्टिकुलर नाम लिख दिया। फिर यदि कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है तो इतनी एज मच डेफिनेशन, मतलब सो मच ऑफ द डेफिनेशन, ताकि अक्यूज्ड को पता चले, अक्यूज मस्ट हैव नोटिस कि भाई मुझ पे चार्ज किस चीज का लगा हुआ है। और ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी चार्ज की वो भी हम लिख देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ द अक्यूज्ड having been previously sorry, the fact that the charge is made the fact that the charge is made equivalent to a statement that every legal conditions required by law constitute the offense charge was fulfilled in particular case। कि ऐसी सारी फॉर्मेलिटीज, ऐसी सारी लीगल कंडीशन, फॉर्मेलिटीज भी चलो थोड़ा वर्ड ऊपर नीचे है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी सारी लीगल कंडीशन जो कॉन्स्टिट्यूट करती है किसी एक्ट को ऑफेंस में वो फुलफिल हो गई है किसी पर्टिकुलर केस में, ये भी चार्ज में स्टेटमेंट लिखा जाता है। याद रखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्री में भी आ सकता है कि चार्ज किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, चार्ज लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, यदि अक्यूज, आपको पता है सेक्शन 75 इंडियन पीनल कोड का आपको पता होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, एनहेंस पनिशमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है किसी ने, उमेद सर कोई बता सकता है, सेक्शन 75 इंडियन पीनल कोड। चैप्टर 16 और 17 में अगर कन्विक्टेड है 3 और मोर इयर्स से, चैप्टर 12 और 17 ना, चैप्टर और 12 और 12 और 17। 7, हाँ,
तो तो उसके अंदर क्या इसको होता फिर है मैं बताती हूँ कि चैप्टर 12 और 17 में बेसिकली तो चैप्टर के बारे में ही पूछना चाहती थी, लाइक काउंटरफिटिंग कॉइन और बॉडी वाले जो ऑफेंस होते हैं, बॉडी और प्रॉपर्टी वाले, मतलब चैप्टर 12 और 17 इंडियन पीनल कोड का जो ऑफेंस है 3 या 3 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी वाले होंगे, उसके अंदर क्या करा है, किसी पर्सन ने 3 या 3 साल से ज्यादा क्या करा, ऑफेंस किया। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, रिपीट में ऑफेंस करता है उन्हीं चैप्टर्स के ऐसे ऑफेंस जो 3 या 3 साल से ज्यादा है। अब उनको नॉर्मल सजा नहीं मिलेगी, अब उनको नॉर्मल सजा नहीं मिलेगी कि 3 साल की सजा है तो 3 साल की सजा मिलेगी। जब उसने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, तो उसको 10 ईयर और LI, ठीक है, ये और पनिशमेंट मिलती है, एनहेंसमेंट पनिशमेंट। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि यदि कोई पर्सन प्रीवियसली कन्विक्ट है, तो आप खुद ही सोचो कि प्रीवियस कन्विक्शन नहीं लिखेंगे तो सजा कितनी मिलेगी, उसको 3 साल की सजा मिलेगी। लेकिन एनहेंस पनिशमेंट सेक्शन 75 के कारण, इंडियन पिनल कोड के कारण, वो पर्सन किसके लिए लाइबल है, एनहेंस पनिशमेंट के लिए लाइबल है। तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। तो इफ द अक्यूज हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफिस, कि कोई अक्यूज क्या है, किसी ऑफिस के लिए प्रीवियसली कन्विक्टेड है और उस प्रीवियस कन्विक्शन के कारण एनहेंस पनिशमेंट के लिए क्या है, एंटाइटल्ड है, या पनिशमेंट और डिफरेंट काइंड के लिए क्या है, एंटाइटल है। एंटाइटल्ड वर्ड नहीं होंगे, मतलब उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, लाइबल है, एंटाइटल लाइबल है फॉर अ सब्सिक्वेंट ऑफेंस एंड इट इज इंटेंडेड टू प्रूव सच प्रीवियस कन्विक्शन फॉर द पर्पज ऑफ अफेक्टिंग द पनिशमेंट। उस प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूव करना जरूरी है। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट डेट प्लेस फैक्ट लिखेगा उस प्रीवियस कन्विक्शन के चार्ज के अंदर। ठीक है, और यदि किसी कारण से कोर्ट भूल भी जाता है तो किसी भी स्टेज पर क्या कर सकता है, मतलब सेंटेंस पास होने से पहले किसी भी स्टेज को उसको क्या कर सकता है, लिख सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा। सेक्शन 211, सेक्शन 211 ही क्या है, बेस है चार्ज का, कि चार्ज के अंदर क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। अब और एक चीज और लिखी जाती है, क्या लिखा जाता है देखिए, जैसे मर्डर किया तो वहां पे आपको प्लेस, किस पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है, प्लेस लिख दो, किस पर्सन के अगेंस्ट लिख दो, टाइम लिख पा रहे हो तो टाइम लिख दो, अदरवाइज डेट लिख दो, कि आपको डेट टाइम प्लेस या किस पर्सन के अगेंस्ट वो ऑफेंस किया है वो भी आपको चार्ज में मेंशन करना पड़ता है। ये बताता है सेक्शन 212। Particulars as to time, place, and person. The charge shall contain such particulars as to time and place of alleged offence, and the person, if any, against whom or thing, if any respect of which it was committed, are reasonably sufficient to give the accused notice of the matter विथ विच ही इज चार्ज। आपको मतलब उसके अंदर लिखना पड़ेगा ताकि अक्यूज को क्या हो, नोटिस हो कि किस पर्सन के अगेंस्ट या किस थिंग्स के अगेंस्ट क्या है, वो पर्सन क्या है, मतलब अक्यूज क्या है, लाइबल है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस स्टेट करना जरूरी है। देखो, चार्ज भी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। चार्ज भी इशू की तरह समराइज्ड फॉर्म में ही क्या किया जा सकते हैं, फ्रेम किए जा सकते हैं। जैसे हम इशू पढ़ रहे हैं कि हमें अननेसेसरी चार्ज फ्रेम नहीं करना है, हमें अननेसेसरी चार्ज सिर्फ इतना सा फ्रेम होता है, जजमेंट बड़ा फ्रेम होगा, चार्ज इतना सा, मतलब एक पेज आधा पेज इतना चार्ज फ्रेम होता है। तो आप आधे पेज में क्या क्या लिख दोगे, क्या क्या लिख दोगे। तो चार्ज हमेशा समराइज फॉर्म में फ्रेम होगा। कैसे फ्रेम होगा, देखो किसी इंसान ने क्या किया है, थेफ्ट किया है या मर्डर किया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेक्शन 213 क्या बोल रहा है कि कब आपको मैनर लिखना पड़ेगा चार्ज के अंदर, मतलब मैनर। जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दिया होगा कि थेफ्ट की सिचुएशन में मान लीजिए कि मैं मोटरसाइकिल को कहीं से चुरा के लेकर आई हूँ, ठीक है, तो मुझे वहां पे मैनर लिखने की जरूरत नहीं है। थेफ्ट की जो डेफिनेशन है वो खुद ही बता देती है। थेफ्ट की डेफिनेशन क्या बोलता है कि एक पर्सन ने डिसऑनेस्टली क्या करा है, प्रॉपर्टी को यहाँ से क्या किया है, यहाँ पर मतलब दूसरी जगह रिमूव किया है डिसऑनेस्ट इंटेंशन के कारण। थेफ्ट की सिचुएशन में आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि किस मैनर में, कि मोटरसाइकिल को ये उठा के, मतलब ये ऐसे उठा के लेकर आई थी या इसने अपनी गाड़ी में डाला था, ऐसा करके वहां पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ताकि क्योंकि अक्यूज को ऑलरेडी पता होगा, मतलब अक्यूज ने थेफ्ट करा है तो उसको माइंड में चल रहा होगा कि यार मैंने यहाँ से गाड़ी उठाई थी। तो थेफ्ट के केस में आपको मैनर लिखने की जरूरत नहीं है। या और भी बहुत सारे ऑफेंस होते हैं, लाइक मर्डर के केस में भी आपको मैनर लिखने की जरूरत नहीं है। कोई कोई सर्कमस्टांसेस है तब अपन लिख देंगे, लेकिन जरूरत नहीं है। मैंने बोला जरूरत नहीं है, लिख दोगे तो चार्ज गलत नहीं होगा, लेकिन आपको चार्ज अच्छा फ्रेम करना आना चाहिए। और दूसरी सिचुएशन की कब लिखना जरूरी है, लाइक किसी ने क्या करा, चीटिंग करा, चीटिंग करी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, तो आपको इन सिचुएशन में मैनर लिखना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, मैनर लिखना पड़ेगा। लाइक आपने फॉर्जरी करी है या फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, किसमें, कोर्ट में फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, कोर्ट आपको चार्ज में लिखना पड़ेगा कि भला कि फला फला कोर्ट में आपने इस दिन पे ये स्टेटमेंट दिया था। इंसान तो 2 महीने बाद भूल जाएगा, 3 महीने बाद भूल जाएगा स्टेटमेंट। अब उस पे चार्ज फ्रेम हो रहा है कि कोर्ट में तूने इस तारीख को ये गलत स्टेटमेंट दिया था, तो आपको उसमें मैनर लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने ये गलत, मतलब ये स्टेटमेंट ये सही था लेकिन ये स्टेटमेंट आपने दिया था। एक बार एग्जाम्पल पढ़ते हैं फिर मैं आपसे पूछती हूँ। देखिए क्या लिखा कि when the nature of the case is such that the particulars mentioned in section 211 and 212 do not give the accused sufficient notice of the matter, sufficient notice नहीं दे रहे मैटर का, for which he is charged, the charge shall also contain such particulars of the manner which is, देखिए, manner which the alleged offense was committed as will be sufficient for the purpose. Accused of theft of a certain article at a certain time and place, the charge need not to set out the manner in which the theft was effected, in which the manner the theft was affected, ठीक है। और ये आपको समझ में आएगा कि थेफ्ट में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड, A is accused of cheating B at given place and time. The charge must set out the manner in which A cheated B. कि चार्ज में लिखने की जरूरत है, चार्ज में लिखने की जरूरत है कि किस मैनर में आपने क्या करा, चीटिंग करी। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। इंपॉर्टेंट चीजें, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल नहीं है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे चार्ज किस तरीके से फ्रेम करना है। आइए नेक्स्ट। ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि किस ऑफेंस के, किस लॉ के तहत आपने चार्ज लगाया है। लाइक इंडियन पीनल कोड के तहत लगाया है। मान लीजिए मैंने लिखा सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो यहाँ पे यदि मैंने सेक्शन 302 लिखा है तो 302 में जो मर्डर की डेफिनेशन है ना, उसी को कंस्टिट्यूट किया जाएगा, उसी को माना जाएगा कि मर्डर की डेफिनेशन के जो वर्ड इंडियन पीनल कोड में डिफाइन किए गए हैं वही के वही इस पर्सन पे क्या लगे हैं, चार्ज लगे हैं। और यदि मैंने लिखा सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे 66A ऑफ इंडियन पीनल कोड लिखती तो इंडियन पीनल कोड का 66A हो सकता है कोई भी होगा, 66A मुझे लगता नहीं है, लेकिन इंडियन पीनल कोड का ये सेक्शन आप पे लगा है। लेकिन मैंने लिखा सेक्शन 66 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो डेफिनेशन है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लिखी है, वही डेफिनेशन से इसके चार्ज को क्या किया जाएगा, कंस्टिट्यूट किया जाएगा। मतलब यही माना जाएगा कि इस पे जो ऑफेंस का, जो ऑफेंसेस ने किए हैं वो ये किया है। पढ़ो कि in every charge, words used in describing an offense shall be deemed to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which such offense is punishable। ये जो सेंस यूज किया जाता है ना उन ऑफेंस के लिए, वो वही यूज किया जाता है जो उस लॉ के तहत दिया गया है, जिसके कारण, जिसमें ये ऑफेंस पनिशेबल है। तो ठीक है, ये 214 और 215, 211 से 215 आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़े बहुत मेंस के क्वेश्चन भी बता देती हूँ कि चार्ज में, पहले तो आप खुद ही बताओगे, श्रेया मैम आप बताना कि चार्ज में यदि किसी भी तरीके का एरर हुआ है, यदि चार्ज में किसी भी तरीके का एरर हुआ है तो क्या मटेरियल होता है, मैम तब मटेरियल होता है अगर वो मिसलीड करे या जस्टिस के जस्टिस अगेंस्ट हो। डिनाई हो। हाँ ठीक है, ठीक है, अफेक्ट करे। यदि आप, यही तो क्या है, मतलब आप खुद सोचो कि यदि मान लो मैंने आपको क्या कहा कि आपको चार्ज फ्रेम करते करते इन इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप मजिस्ट्रेट हो, आपने चार्ज फ्रेम कर दिया। मान लीजिए कि चार्ज में किसी भी तरीके का क्या हो गया, एरर हो गया, ठीक है, मैनर नहीं लिखना था, मतलब क्लैरिकल एरर, मैनर नहीं लिखना था मैनर लिख दिया, मैनर लिखना था मैनर नहीं लिखा, ठीक है, और ऐसा कुछ गलती हो, मतलब छोटी मोटी गलती हो गई जिससे क्या हो रहा है, चार्ज में एरर दिख रहा है कि इस चार्ज में एरर है। तो आप क्या बताओ, प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी क्या, नहीं होगी। क्या होगा, नहीं होगी। कभी भी आप 464 सेक्शन देखोगे, किसका, इसका सेक्शन, इन इसका सीआरपीसी का 464 सेक्शन देखोगे, विशिएट कुछ भी नहीं होता। आप सीपीसी में भी सेक्शन 99A देखोगे या 99 देखोगे, कुछ भी विशिएट नहीं होता। छोटी मोटी गलती के कारण पूरा जजमेंट, भाई पूरा जजमेंट दिया गया है, तो ये छोटी छोटी गलतियों के कारण कुछ भी चीज विशिएट नहीं होती है। लेकिन दो चीज, या तो अक्यूज मिसलीड हुआ हो,
क्या हुआ हो, अक्यूज मिसलीड हुआ हो, तब चार्ज का एरर क्या है, मटेरियल है, या जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जो फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ हो। इन दो चीजों में, इन दो चीजों के अलावा चार्ज का एरर मटेरियल नहीं है, ये सेक्शन 215 कहता है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको इस चीज को भी कि भाई मैंने गलत चार्ज फ्रेम कर दिया, गलती हो गई, मतलब थोड़ी बहुत गलती हो गई, ऐसे नहीं कि पूरा ही चार्ज गलत फ्रेम कर दिया जिससे अक्यूज मिसलीड हो गया, तो उससे क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब मटेरियलिटी नहीं है। भाई कैसे अक्यूज मिसलीड हुआ, उसने, भाई इसके अंदर दो एग्जाम्पल हैं, आप देखोगे, हैदर बख्श, खुदा बख्श, सीआरपीसी में देखोगे कि उसने मर्डर अकेला हैदर बख्श का किया था, लेकिन चार्ज में लिख दिया खुदा बख्श। क्या वो मिसलीड हो रहा है क्या, वह कोई मिसलीड नहीं हो रहा है, उसने मर्डर ही एक पर्सन का किया है, मान लीजिए, बस ये लिख दिया चार्ज में कि हैदर बख्श की जगह खुदा बख्श। ठीक है, लेकिन जो भी सारे एविडेंसेस आ रहे हैं वो हैदर बख्श के ही आ रहे हैं, तो चार्ज में ये जो छोटी मोटी गलती है वो मजिस्ट्रेट आगे आगे फ्यूचर में सुधार सकता है, बोल देगा वो कि सर मैंने हैदर बख्श, मतलब मैंने तो खुदा बख्श का मर्डर किया था, तो चार्ज का ये जो एरर है ये मटेरियल नहीं है। लेकिन ऐसे दो एग्जाम, दूसरा एग्जाम्पल कि उसने तो दो मर्डर किए थे, उसने खुदा बख्श का भी मर्डर किया था और उसने हैदर बख्श का भी मर्डर किया था। ठीक है, और एक दिन के गैप में ही किया था, तो जहां पे भी खुदा बख्श लिखना था मजिस्ट्रेट को, वहां उसने लिख दिया हैदर बख्श। और है ना, किसके आ रहे हैं, जो विटनेसेस आ रहे हैं वो खुदा बख्श के मर्डर के लिए आ रहे हैं। ठीक है, और हैदर बख्श में, सॉरी, जो खुदा बख्श में हैदर बख्श के मर्डर के लिए आ रहे हैं, तो अक्यूज बेचारा, बेचारा तो क्या, दो दो मर्डर कर दिए, अक्यूज यही कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने किसको मारा था, कहाँ मार दिया, ये विटनेस कहाँ पे आया था, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब अक्यूज मिसलीड हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज में जो एरर है वो क्या है, मटेरियल है। समझ में आ गया, उम्मीद सर, लवली, गुरांश, अनुष्का, यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आ जाइए नेक्स्ट। यस मैम। अब आइए, चार्ज आप फ्रेम कर रहे हो तो इन इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आपके सामने ये तो क्या थी, ये तो थ्योरेटिकल बातें थी कि चार, भाई आपने तो ये तो चीजें सीआरपीसी में भी पढ़ी होगी, आप क्यों पढ़ा रहे हो मैम, पढ़ाना इसलिए जरूरी। अब देखो, आप यदि एग्जाम में चार्ज का क्वेश्चन आ रहा है, आप इस बताती हूँ कि एग्जाम में यदि चार्ज का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है। वही कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे हमने सिविल में पढ़े, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो और ही भयंकर क्वेश्चन आते हैं। कितने भयंकर क्वेश्चन आते, क्रिमिनल में तो मेरे को तो दो दो नंबर मिले थे जजमेंट में, आप सोचो, मैंने तो इतना पढ़ा है, मेरे तो एक में तो शायद 2.5 मार्क्स थे 10 में से, सब मतलब नंबर ही कहाँ कटे थे, एक में मेरे 2.5 नंबर थे और एक में शायद 4.5, इतने मार्क्स, 4.5 या 3.5 नंबर थे 10 में से, जबकि मैंने कितना पढ़ा। जजमेंट राइटिंग में, जजमेंट राइटिंग में, क्रिमिनल की। और सिविल में तो एक में तो मेरे 7.5 थे और एक में मुझे 7 मार्क्स मिले थे। तो मैं आपको बता रही हूँ, कितना पढ़ के जाओगे, कितना पढ़ के जाओगे, लेकिन गलतियों से सीखना चाहिए। मैंने 302, मुझे दिख रहा था सामने की मर्डर है, और मैंने पता नहीं क्यों 304 लगाकर आ गई, मैं, मुझे खुद को नहीं पता, वहां पे आपके ऊपर प्रेशर इतना रहता है, इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। मैं एंड तक क्या करके आई हूँ, नहीं नहीं, मैं क्या करके आई हूँ, मर्डर की सजा तो लगाकर आई, मैं आपको बताऊंगी कि मैं मर्डर, मर्डर तो लिख कर आ गई सेक्शन 302, और है ना शायद 10 साल ही उसके अंदर सजा, या ऐसे कुछ 10 साल से कम सजा करके आ गई, मतलब मैंने पनिशमेंट सही लगाई, मर्डर की जो ऑफेंस था वो सही मेंशन किया, लेकिन जो पनिशमेंट है वो गलत मेंशन करा। ठीक है, तो उसने मुझे 2.5 नंबर दे दिए थे सिर्फ कोर्ट को मेंशन करने के लिए और फैक्स वैक्स डालने के लिए, और एक में 4.5 नंबर दिए थे उसने मुझे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, आप इतना सारा क्वेश्चन, इतना अच्छा, मतलब सारा आपने क्वेश्चन सही लिखा, मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, 22 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन में उसमें सबने मेरे आधे आधे नंबर काट के, लेकिन मेरे जजमेंट राइटिंग के कारण पूरा पेपर खराब हो गया था। तो यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ना है, वापस वही सिविल वाली चीजें, आपको क्वेश्चन को क्या करना है, थॉरोली पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, वही 3 मिनट 4 मिनट आराम से क्वेश्चन, और क्या करोगे, थॉरोली पढ़ लिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है इसने ये ऑफिस, सबसे पहला पॉइंट तो याद रखो कि थॉरोली पढ़ना है, पहला पॉइंट इसको पढ़ने के बाद में अपन स्क्रीन पे चलते हैं। देखो, thoroughly examine the given question and dissect each fact that indicates the commission of offense। इस लाइन में दो लाइनें छिपी हुई है इस सेंटेंस में, कि आप क्या करोगे, 10 चीजें, मतलब वो 10 पेज या 10 सेंटेंस का एक जज वो आया है आपके पास में क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, थॉरोली पढ़ना है, लाइन नहीं लगानी है, लेकिन कहाँ लाइन लगानी है, जहां आपको लगता है कि इस बंदे ने यहाँ पे ऑफेंस किया है। चार्ज फ्रेमिंग इशू फ्रेमिंग से थोड़ा हार्ड है,
क्या है, हार्ड है, ऑफकोर्स क्रिमिनल सिचुएशन है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ रहे हो, पेंसिल भी लेकर जाना एग्जाम में, क्या करके जाओगे, पेंसिल भी लेकर जाओगे, क्वेश्चन को ऐसे 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 पढ़ रहे हो, तो जैसे ही आपको लगता है कि यहाँ ऑफेंस किया है, वहां पे पेन से टिक लगाओगे, ठीक है। यदि नहीं है तो पेंसिल को डार्क कर देना, आपके पास में इतना टाइम नहीं कि मैम एक पेन लेके जाए, पेंसिल लेके जाए। जब आप पेंसिल से पढ़ रहे हो तो आपने ऐसे 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 लगाया, वहां पे निशान नहीं लगाया, लेकिन जहां आपको लगा कि इसने ऑफेंस किया, वहां आपने उसको निशान लगा दिया कि यहाँ इसने ऑफेंस किया है। ठीक है, दो चीजें मैंने आपको बताई, पहली चीज आपको थोरली पढ़ना है, सेकंड चीज है जहां ऑफेंस है वहां पर आपको क्या लगाना है, टिक लगाना है। अब आओ नेक्स्ट क्या बोला इसने, क्या करते हैं, ये जो इतना बड़ा चीज है ये मैंने करा था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो बड़ा ऑफेंस है ना उसको क्या करते हैं, उसको दिखा देते हैं, समझ रहे हो, जो बड़ा ऑफेंस है, लाइक देखो, वही पर्सन एंटर हुआ, हाउस ट्रेसपास किया, उसने ग्रीवियस हर्ट भी किया, ठीक है, उसने मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट भी खड़ा था तो डिटरेंट पब्लिक सर्वेंट भी किया, जो भी इसका सेक्शन होता है वो एक बार देख लेना, डिटरेंट पब्लिक सर्वेंट भी किया, उसके बाद में इसने डकैती भी की और इसने मर्डर भी किया। मेरे जैसा आदमी या कोई भी इंसान, ठीक है, वो क्या करेगा, यदि उसमें ज्यादा दिमाग नहीं है, ठीक है, आज तो मुझे पता है कि आज क्या करना है मुझे, लेकिन आज से एक 1.5 साल पहले या 2 साल पहले जब मेरे पास मैंने पेपर किया, मेरे पास में ज्यादा दिमाग नहीं था, मैं लगा कर आ गई 302, भाई 302 नहीं लगना था, यहाँ पे 451 भी लगेगा, ये 325 भी लगेगा। तो आपको ये छोटे छोटे ऑफेंसेस को इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। आप लोग क्या करते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, वो एकदम से बड़े ऑफेंस पे चले जाते हैं, लास्ट में उसने लिख दिया मर्डर करा है। भाई मर्डर तो सबको दिख रहा है, तुमने क्या अलग लिखा है एग्जाम के पेपर में। आपको किसी भी ऑफेंस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, याद रहेगा। एक बार हैंड रेज कर दो प्लीज, याद रहना आपको, मैं बता रही हूँ, हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं था तो हमारी गलती, मतलब हम मान रहे हैं कि इसमें हमारी गलती नहीं थी, इस चीज में, ये जो मैंने पेपर लिखा था इसमें मेरी गलती नहीं थी, मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं था। लेकिन यदि आप पढ़ रहे हो तो आप याद रखोगे एग्जाम में छोटे छोटे ऑफेंस को भी क्या करके आओगे, मेंशन करके आओ। ये दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात आइए, हाँ, देखो, इट इज कॉमन ओवरसाइट टू फोकस solely on framing charge for the primary offense while neglecting to frame charge for any ancillary or related offense. This oversight can be attributed to two factors: a lack of practice in charge framing and a limited understanding of the relevant section of Indian Penal Code. यदि आप डायरेक्ट लिख के आ जाओगे सेक्शन 393 या 395 डकैती लिखा है या 302 लिख कर आ जाओगे, इससे उस इंसान को, जो आपका एग्जामिनर है, उसको दो चीजें पता चल रही है कि इसने चार्ज फ्रेमिंग में प्रैक्टिस नहीं करी है और इसको रेलिवेंट सेक्शन, जो रेलिवेंट सेक्शन है इंडियन पीनल कोड का, ये छोटे मोटे ऑफेंस का, इसको नहीं पता है। अब अब आपको क्या पता होना चाहिए चार्ज फ्रेमिंग के लिए, देखिए, चार्ज फ्रेमिंग के लिए आपको मेंस रिया और एक्टस रिया पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मेंस रिया और एक्टस रिया। ये क्या होता है बताओ, ये तो इंटेंशन होता है और ये जो तुमने काम किया है वो होता है, ये एक्ट होता है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप चार्ज फ्रेम कर रहे हो थेफ्ट का, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, डिसऑनेस्टली, क्या लिखोगे, डिसऑनेस्टली, मतलब आप अच्छा वर्ड यूज करके आओ ना, किसी ने आपको मना करा है क्या, थेफ्ट यदि हो रहा है, थेफ्ट में क्या करते हैं, डिसऑनेस्टली, वर्ड क्या है, डिसऑनेस्टली, और एक्टस रिया क्या करा, चीज को मूव किया इसने, तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपका चार्ज अच्छा फ्रेम है तो जजमेंट राइटिंग में कुछ आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। जब आप चार्ज अच्छा फ्रेम कर रहे हो तो जजमेंट राइटिंग में क्या करना है, क्रिमिनल में तो सिंपल तरीके से प्रूफ होता है, क्रिमिनल में चार्ज फ्रेम करना ज्यादा हार्ड है, और सिविल में इशू भी फ्रेम सिंपल हो जाते हैं, उसको प्रूफ करना ज्यादा हार्ड है, क्योंकि कल हम इशू पढ़ रहे थे तो हमें समझ में नहीं आता कौन किसके फेवर में प्रूफ करेगा, सेक्शन ज्यादा पता होने चाहिए वहां पे। लेकिन क्रिमिनल केस में क्या है, चार्ज फ्रेम करना हार्ड है, जजमेंट इजीली फ्रेम हो जाता है। सामने दिख रहा है, विटनेसेस आ गए, विटनेसेस को सुन लिया गया, ये हुआ वो हुआ, आई विटनेस खड़ा है तो मुझे ये लग रहा है कि इसने मारा है, ये सब चीजें आप प्रूफ कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, क्रिमिनल केस में चार्ज फ्रेम करना थोड़ा सा हार्ड है। अब आइए, तो मैंने बताया आपको क्या करा मैंने, कि आपको बताया कि मेंस्ट्रिया और एक्टस्ट्रिया आपको पता होना चाहिए। एंश्योर, मैंने उसके लिए भी बताया था, इशू के लिए, कि जो इशू होगा, एक कॉल रिसीव कर,
हाँ। हम्म। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम हमारा भी हॉलीडे है या हमें आना है? ले लो छुट्टी, क्या हुआ? नहीं, सबका छुट्टी। वैसे सर्दी तो हर जगह ही है। वैसे ले लो छुट्टी, उसमें क्या है? आज कोई चेक वेक थोड़ी थे। नहीं मैम, चेक तो कल ही हमने ना 30 या 40 चेक कल ही क्लियर किया है। अरे सैलरी है क्या आज भाई? सैलरी हो तो नहीं नहीं, सैलरी भी कटी है हमने। एक बार है ना प्लीज है ना चंद्रशेखर जी से कॉल करके पूछ ले कि सैलरी वैलरी का कुछ इशू है क्या, वरना हम ऑफ पे हैं, ठीक है? ठीक, ओके। अभी पूछ लेते। ठीक। हर्ष से भी बात कर लेना, उसका मैसेज आएगा। हाँ ठीक है। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट कि आपको क्या करना है। क्रोनोलिक मतलब सीक्वेंस वाइज ऐसा नहीं है कि पहले ही मर्डर को प्रूफ कर दिया, भाई मर्डर लास्ट में हुआ है, मर्डर आपको सीक्वेंस में चार्ज फ्रेम करना है। किसमें फ्रेम करने? सीक्वेंस में चार्ज फ्रेम करने। पहले इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। पहले ही मर्डर प्रूफ कर दोगे कि हाँ भाई मर्डर किया है, तो ये चीजें गलत है। आपको क्या करना है? चार्ज को सीक्वेंस में फ्रेम करना है। आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। Frame charge is based solely on the fact provided in the question and refrain from making assumption or presumption beyond the given है। ये दोनों में सेम ही चीजें लिखी, आप समझो। भाई जितना लिखा है उससे आगे नहीं जाना है। याद रखो कि जितना लिखा है, जितना भी लिखा हुआ है, उससे आगे दिमाग नहीं लगाना है। कि अक्यूज ने, मान लो कि अक्यूज घुसा होगा तो उसने गेट तोड़ा होगा, ये आपको दिमाग नहीं लगाना है। जब तक फैक्ट में नहीं लिखा हुआ है तब तक आपको उसकी अजम्पशंस नहीं करनी है। मान लीजिए कि अक्यूज अंदर घुसा, उसने मर्डर किया, उसके हाथ में चाकू होगा, तो वो क्या कर रहा है कि वो प्रिपरेशन करके मर्डर करने घुसा होगा। जब तक फैक्ट में नहीं लिखा है अपना माइंड दिमाग नहीं लगाना। एक्स्ट्रा अजम्पशन, एक्स्ट्रा प्रिजम्पशन आपको क्रिएट नहीं करनी है, वरना क्या हो जाएगा? वरना सब मतलब सब मिक्सअप हो जाएगा। क्या लिख कर आओगे खुद को ही समझ में नहीं आएगा। ये दोनों सेंटेंस में यही लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। Frame charge is based solely on the facts provided in the questions and refrain from making any assumption or presumption beyond the given context। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और लास्ट में वही सेम लिखा हुआ है, avoid the practice of presuming that the accused must have committed other action in addition to the one explicitly mentioned. This practice will save valuable time during the process of drafting an answer। ठीक है, और इसके अंदर एक शब्द ये भी यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, एक चीज और मैं बता देती हूँ यहाँ पे, आपको एक चीज का ध्यान और रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है? कभी भी ऑफेंस की डेफिनेशन का सेक्शन मेंशन नहीं करना है। मर्डर को कहाँ डिफाइन किया गया है कुरांश? 302 में मैम। डिफाइन किया गया 302 में। मर्डर को कहाँ डिफाइन किया गया है श्रेया मैम? 300 मैम। 300 में डिफाइन ओह किया गया। सॉरी। 302 में थोड़ी डिफाइन किया गया है। 302 में तो पनिशमेंट सॉरी है, मैम। लेकिन आप चार्ज में क्या लिख कर आओगे कुरांश? 300 लिख कर आओगे कि 302 लिख कर आओगे? मैम पनिशमेंट का सेक्शन आएगा ना इसमें तो हमेशा पहले, याद या रखना है। उसका हाँ, आएगा? पनिशमेंट का सेक्शन लिख कर आना है। किसका सेक्शन लिख कर आना है? पनिशमेंट का सेक्शन। क्लास में बैठे हो, आज के बाद जिंदगी में कभी भी आगे कितनी मतलब कितनी ऊंची पोस्ट पे चले जाओगे, क्लास एग्जाम में भी लिखोगे, कुछ भी करोगे, हमेशा पनिशमेंट का सेक्शन लिख कर आना है। डेफिनेशन का सेक्शन नहीं लिख कर आना है। जो बच्चे जिन्होंने चार्ज फ्रेमिंग की प्रैक्टिस नहीं करी होती है वो क्या लिख के आते हैं? एज पर मतलब सेक्शन 378 ऑफ इंडियन पीनल कोड। जब क्या आ जाती है? चोरी आ जाए, मतलब चोरी का चार्ज फ्रेम करना होता है, इंसान क्या लिख कर आ जाएगा? 378। जी नहीं, 378 थोड़ी लिख कर आओगे आप, 379 लिख कर आओगे या 380 लिख कर आओगे। इसने ड्वेलिंग हाउस में किया है। समझ में आया? याद रखो, एक बार हैंड रेज कर दो, कभी नहीं भूलना है, कभी भी नहीं भूलना है। 299 नहीं लिख कर आना है, 304 लिख कर आना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि पनिशमेंट लिख कर आओगे, पनिशमेंट का ऑफेंस लिख कर आओगे, मतलब पनिशमेंट लिख कर आओगे। आपको क्या नहीं लिख कर आना है? आपको डेफिनेशन नहीं लिख कर आना है। एक मिनट, अब आ जाओ। ठीक है, याद हो गया होगा आपको, ये समझ में आ गई होगी। अब आते हैं चार्ज कौन से सेक्शंस में फ्रेम होते हैं। सेक्शंस तो पता होना चाहिए।
आपको कि चार्ज कौन कौन से सेक्शन में फ्रेम होते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, रुकिए, कि चार्ज कौन से सेक्शंस में फ्रेम होते हैं। देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन में फ्रेम होगा सेक्शन 228 में कोर्ट ऑफ सेशन फ्रेम करता है। ठीक है, नया एक्ट आ जाएगा, सेक्शन नंबर बदल जाएगा, लेकिन सीरियल नंबर, जो सीरियल नंबर है कि पीपी के द्वारा प्रेजेंट होगा, ट्रायल मतलब ये प्रोसिक्यूशन अपना बताएगा, पीपी अपना प्रोसिक्यूशन बताएगा, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और डिस्चार्ज नहीं किया जाता तो सेक्शन 228 को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि, और जैसे अभी आप ये बात और चीजें मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने, जब रिपील एंड सेविंग लिखा आएगा ना नीचे, सीआर जो नया बीएनएस आएगा या बीएनएसएस आएगा, तो वहां पे रिपील एंड सेविंग लिखा आएगा, तो नीचे क्या लिखा है, नीचे ये लिखा है कि जो भी केस इस एक्ट के एनफोर्समेंट में आने से पहले लगे हैं उनपे सीआरपीसी ही अप्लाई होगा, उनपे बीएनएस मतलब उनपे भारत इंडियन पीनल कोड ही अप्लाई होगा, या उनपे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ही अप्लाई होगा। तो इन सेक्शंस को भी आपको इग्नोर करके नहीं चलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि मैम पुराना पढ़े नया पढ़े। इन फ्यूचर आप पढ़ रहे हो तो आपको नए सेक्शन पता ही है, लेकिन ये पुरानी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 228 कोर्ट ऑफ सेशन क्या करता है, चार्ज फ्रेम करता है। किसमें फ्रेम करता है कोर्ट ऑफ सेशन, चार्ज फ्रेम करता है 228 में। अब आ जाइए नेक्स्ट, जो वारंट केसेस इंस्टीट्यूट होते हैं पुलिस रिपोर्ट पर, वारंट केस इंस्टीट्यूट होते हैं पुलिस रिपोर्ट पर, उसमें सेक्शन 240 में चार्ज फ्रेम होता है। सेक्शन 240 में चार्ज फ्रेम होता है। यहाँ पे सबसे पहले शायद होता है 207 की कंप्लाइंस होती है, फिर डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, अब मान इसमें क्या है, 240 सेक्शन 228 में एक सेशन कोर्ट करता है, 240 में पुलिस रिपोर्ट पे जब वारंट केस आता है उसमें 240 में फ्रेम किया जाता है, और अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट में सेक्शन 246 के सब क्लॉज 1 में क्या किया जाता है, चार्ज को फ्रेम किया जाता है। ठीक है, याद रखेगा। और समन केसेस में आपको पता है, समन में हमने लिखे सेक्शन 228 कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, फिर हमने लिखा सेक्शन 240। ठीक है, सेक्शन 240 वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। और बाकी जो हमने दूसरा लिखा हुआ, जो हमने एक और पढ़ा, वो पढ़ा 246 का एक। तो ये 3 सेक्शन आपको याद रखने हैं। मैं अभी आपके सामने इसलिए लिख रही हूँ, यदि मैं ऐसे रेंडमली बता देती तो आपको थोड़ा कम याद होता। ठीक है, जब हम सामने कोई चीज को देखते हैं तो हमें ज्यादा याद होती है। वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज और पुलिस रिपोर्ट में क्या होते हैं, ये चार्ज फ्रेम होते हैं। 246 के एक में ये वाले चार्ज फ्रेम होते हैं। ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ इंडियन पीनल कोड। आपको चार्ज के लिए जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं पता होने चाहिए। जनरली एग्जाम में चार्ज आते हैं पार्ट बी से, जो पार्ट बी है अपना पार्ट सी 299 से 511 जो पार्ट सी है, वहां से आपको क्या आते हैं, वहां से चार्ज फ्रेमिंग आती है। बहुत रेयर चांसेस होगा कि वो आ जाएंगे, काउंटर फिटिंग कॉइन आ जाएंगे, डेटरेंट पब्लिक सर्वेंट, ये सब वैसे भी तो पार्ट सी है। तो आपको पता रहना चाहिए कि, मतलब कैसे पता रहना चाहिए आपको, चैप्टर नंबर याद रहना चाहिए कि ये चैप्टर नंबर इस सेक्शन से इस सेक्शन में है। इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन 378 है, 379 है, 299 है, 302 है, 300 है, 304 है। ठीक है, और 323 हर्ट वाला सेक्शन है, आपको याद रहना चाहिए। 325 ग्रीवियस हर्ट वाला सेक्शन है, आपको ये भी पता रहना चाहिए। 436 मिसचीफ बाय फायर, आपको ये भी पता रहना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता रहना चाहिए, पता होनी चाहिए। अब आ जाइए, अब ये इम्पोर्टेंट बात होता है कि क्या बोला मैंने, कि आपको कल भी मैंने क्लास में बताया था, सीआरपीसी क्लास में, कि हर केस वारंट केस क्या होते हैं, जो 10 ईयर एलआई, और मतलब वारंट केस कौन से होते हैं, दैट एलआई 2 ईयर से, जो 2 साल से ज्यादा के केसेस होते हैं वो वारंट केसेस होते हैं। और समन केसेस क्या होते हैं, जो 2 साल से कम के केसेस होते हैं। लेकिन वारंट केस की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वारंट केस में हमेशा थोड़ी कि मजिस्ट्रेट ही ट्राई करते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करते हैं। तो आप यदि चार्ज फ्रेम कर रहे हो तो सबसे पहले एग्जामिनर क्या देखेगा, इसने कौन सा कोर्ट लिया है। यदि आपका कोर्ट ही गलत है, आपने लिखा इन द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, वहां लिखना था आपको इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लो भाई, 5 नंबर तो आपके वहीं गलत। यदि 20 नंबर का जजमेंट है तो 5 तो क्या
20 में से अब वो इसका दिमाग वहीं खराब हो जाएगा कि इसको कोड का नाम ही नहीं पता। 20 तो 5 में गलत बोल रही हूँ, 15 नंबर आपके वहीं गलत, इनिशियल स्टेज पे भी गलत। फिर आपने और भी मान लो कि ऊपर सही लिखा आपने कोड का नाम, नीचे सेक्शन नंबर गलत लिख दिया, ठीक है, तो मान लीजिए 5-6 नंबर आपके गलत, फिर वो फैक्ट के नंबर दे देगा आपको। लेकिन कोड का नाम आपको सही पता होना चाहिए। तो ये जो मैंने 15 और 16 लिखे हैं, 15 या 16 मैंने लिखे हैं, इनको आपको याद करना है। मोस्टली कोर्ट ऑफ सेशन से यदि आएंगे तो यही आएंगे, जनरली मतलब मोस्टली 90% मैं बोल सकती हूँ। देखो मतलब क्या है, फूड और ड्रिंक एडल्ट्रेशन कराए ताकि उसको नॉक्शियस बनाया जाए, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करता है। 302 मर्डर का केस कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करता है। 304 पार्ट 1 पार्ट 2 कल्पेबल होमिसाइड का केस कौन ट्राई करता है, कोर्ट ऑफ सेशन। वैसे कोर्ट ऑफ सेशन ये मर्डर वाले सारे ही ट्राई करता है, मर्डर वाले सारे ही ट्राई करता है, जो मर्डर वाले ऑफेंसेस आते हैं ना, मर्डर आ गया, सुसाइड आ गया। लेकिन अबेटमेंट टू सुसाइड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करता है। बाकी जनरली जो मर्डर वाले केसेस हैं, कल्पेबल होमिसाइड वाले केसेस है, वो कौन ट्राई करता है, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई कर सकता है। 304 बी, 304 ए नहीं लिखा, 304 ए में तो 2 साल की सजा होती है, वो नेग्लिजेंस से डेथ कर दी। लेकिन 304 बी जो डाउरी डेथ है, डाउरी डेथ है, कौन करता है ट्राई, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करता है। फिर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, किसको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, कमिटेड बाय चाइल्ड, मतलब कि आपने किसको अबेटमेंट किया सुसाइड करने के लिए, चाइल्ड इंसान को किया, डिलीशियस पर्सन को किया, इडियट को किया, या पर्सन इंटॉक्सिकेटेड था उसको आपने अबेट किया कि भाई सुसाइड कर ले, कौन ट्राई करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये ऑफेंस के जो मतलब जो इस ऑफेंस में बहुत मतलब भयंकर भयंकर ऑफेंस है, ये छोटे मोटे ऑफेंस नहीं है। कोर्ट ऑफ सेशन ने इसलिए ट्राई किया, ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 भी कौन ट्राई करता है, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर भी यदि किसी ने करा है तो कौन ट्राई करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा। बीइंग अ ठग कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा। 326 ए, शायद बी भी कोर्ट ऑफ सेशन करता है, एक सेकंड देखते हैं। 326 बी भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कंफ्यूज होना ही क्यों। ठीक है, कोर्ट 326 ऑफ बी भी, सेशन ही है मैम। क्या बोल रहे हो, हाँ, कोर्ट ऑफ सेशन ही है कोर्ट ऑफ सेशन ही 326 ट्राई बी। करेगा। आपने क्या करा, एसिड फेंक के ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया है, ठीक है, पहुंचाया है, इतने कॉज किया है, और आपने दूसरे 326 बी में आपने क्या किया है, ट्राई किया, अटेम्प्ट किया है, क्या किया है, अटेम्प्ट किया है, कौन ट्राई करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। किडनैपिंग फॉर रेंसम, ठीक है, रेंसम के लिए किडनैपिंग कर रहे हो, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा। ठीक है, किडनैपिंग और अबडक्टिंग, आपने किसी वुमेन को जबरदस्ती शादी करने के लिए किडनैप किया है या अबडक्ट किया है, तो उसको भी कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा। सारे रेप मैटर सारे कौन ट्राई करता है, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करता है। डकैती, डकैती विद मर्डर भी शायद कोर्ट ऑफ सेशन, शायद था क्या, डकैती तो कोर्ट ऑफ सेशन करता है, तो डकैती विद मर्डर भी कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा। और आपने क्या करा है, मिसचीफ करा है, क्या करा है, मिसचीफ बाय फायर करा है, किसी भी हाउस को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करता है। इन सारे सेक्शन देखो, अभी मेरे सामने स्क्रीन नहीं है तो भी मैंने क्या बोला, सेक्शन कौन सा, 302 मर्डर के सेक्शन हो गया, कल्पेबल होमिसाइड के सेक्शन हो गया, मिसचीफ बाय फायर हो गया, एसिड फेंक कर आपने किसी को क्या करा है, एसिड फेंका है किसी ऊपर, कॉज कर दिया हार्ट, कोर्ट ऑफ सेशन। थ्रो करने का भी ट्राई करा है, कोर्ट ऑफ सेशन। डाउरी डेथ आपने करी है, कोर्ट ऑफ सेशन। किडनैपिंग फॉर रेंसम करा है, कोर्ट ऑफ सेशन। तो आप इनकी पता लगा पा रहे हो कि इसके अंदर जो मतलब जो डिग्री है, जो ऑफेंस की डिग्री है वो थोड़ी ज्यादा है, तो वहां पे आपको ये 15-16 याद रख लो। मैंने बोला कि मैक्स टू मैक्स इसमें से आएंगे, मैं ये नहीं बोल रही सारे आएंगे, ऐसे तो काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट कॉइन्स हो गया, इंडियन कॉइन्स हो गया, ये भी कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई करते हैं।